गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 21 अप्रैल 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, ग्रीन न्यू डील, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के बारे में, मिगुल डियाज कैनल के बारे में, सिविल सर्विसेज डे और चार्ट के बारे में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इस सूचकांक को कौन जारी करती है? इसे जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। इसका दूसरा नाम RSF यानी कि रिपोर्टर सैन फ्रंटियर्स भी है। इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछ रखा है। इस रिपोर्ट में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसके तहत नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क जो है वे टॉप 3 नेशन है, यानी कि सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले कौन कौन है? नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले यानी कि बॉटम नेशन जो है कौन है? इरिट्रिया 180 नंबर पे है। 179 नंबर पर 179 नॉर्थ कोरिया 178वें पे है। तुर्कमेनिस्तान और बॉटम से चौथे नंबर पे है चाइना 177 नंबर पे है। बात करें भारत की, तो भारत की जो स्थिति है पिछले वर्ष के अनुसार ही बराबर है, यानी कि 142वें नंबर पे भारत है। लेकिन 2016 में इसकी जो रैंकिंग थी 133वीं रैंकिंग थी, यानी कि 2016 के बाद इस पर पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी बड़े हैं, मीडिया मैनिपुलेट हुई है और जिस कारण से इसकी रैंकिंग खराब हुई है। इसमें बताया गया कि जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं जैसे कि नेपाल, उसकी रैंकिंग है 106, श्रीलंका 127वें नंबर पे, म्यांमार जहां तख्ता पलट से पहले जो रिपोर्ट मतलब वहां से जो सूचना लिया गया था उस अनुसार उसकी जो रैंकिंग है 140वीं तय की गई। पाकिस्तान 145वें नंबर पे और बांग्लादेश 152वें नंबर पे। इस रिपोर्ट में भारत को बैड क्लासिफिकेशन यानी कि बैड कैटेगरी में शामिल किया गया। इसमें अन्य राष्ट्रों को भी शामिल किया गया जैसे कि ब्राज़ील, मैक्सिको और रसिया, यानी कि इन तीनों के साथ इंडिया भी बैड कैटेगरी में शामिल है। इस रिपोर्ट में एक ब्लेम किया गया है कि जो पर्यावरण संबंधी जर्नलिस्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए, तो उस अगर वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो बीजेपी की जो सपोर्टर होते हैं उसे एंटी स्टेट या फिर एंटी नेशनल कहते हैं। अब हम बात करते हैं रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर या फिर सैन फ्रंटियर्स की। तो यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है? मीडिया की स्वतंत्रता की बात करना। इसे बनाया गया था 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट है ग्रीन न्यू डील। आपने पिछले महीने देखा होगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि वे जलवायु परिवर्तन से लड़ेंगे और नए जॉब क्रिएट करेंगे। इस पर रिपब्लिकन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के द्वारा कहा गया कि यह ग्रीन न्यू डील है। ये ग्रीन न्यू डील क्या है? आपने न्यू डील अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपने न्यू डील का नाम जरूर सुना होगा। न्यू डील क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उसके बाद जो अर्थव्यवस्था थी मंदी में चली गई थी। तो इस मंदी से उबारने के लिए उस समय जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनके द्वारा एक डील लाया गया था जिसका नाम था, प्रस्ताव एक तरह से न्यू डील। इसके तहत क्या किया गया? उन्होंने आर्थिक और सामाजिक सुधार की बात की ताकि रोजगार उत्पन्न हो और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी से बाहर निकले। तो ये जो ग्रीन न्यू डील है ये क्यों कहा जा रहा है? चलिए, आपने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो वो क्लाइमेट यानी कि जलवायु या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आपने देखा होगा कि वो आते ही जो पेरिस समिट था, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उससे बाहर निकल गए, है ना। इसके अलावा यूनेस्को से भी बाहर निकल गए थे। आपने देखा होगा अमेरिकी राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उस कारण से क्या हो कि कई सारे देश जो हैं इनसे मुंह मोड़ने लगे। पर्यावरण के क्षेत्र में तो कार्य कर नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति जो बाइडेन बनते हैं वो आते ही कहते हैं कि हम पेरिस एग्रीमेंट को मानते हैं और इसमें वे पुनः शामिल होते हैं। तो आप समझिए कि ये जो न्यू डील है, तो आप फिर से समझिए इसको कि न्यू डील क्यों कहा गया। रूजवेल्ट यानी कि ये जो 1931-32 में थे, तो इन्होंने अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के बहुत सारे पैसे खर्च किए गए। यहाँ भी जो बाइडेन के द्वारा लगभग बहुत सारे पैसे खर्च, $2 ट्रिलियन, बहुत सारे रकम होते हैं, तो ये खर्च किए जा रहे हैं। दोनों में तुलना कीजिए आप। रूजवेल्ट भी अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालना चाहते थे और ये भी मंदी से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन इसमें एक जुड़ गया है क्लाइमेट, कि जो क्लाइमेट वाली स्थिति थी डोनाल्ड ट्रंप के समय, उससे भी बाहर निकलना चाहते हैं कौन? जो बाइडेन। तो इसलिए इसका नाम जो रखा गया रिपब्लिकन्स के द्वारा ग्रीन न्यू डील। इसके तहत
भारी मात्रा में क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी पे, और इसी क्षेत्र में जो क्या है जॉब क्रिएट किया जाएगा। इसके अलावा इसके जो मुख्य गोल हैं आप यहाँ पे देखिए, ग्रीन हाउस गैस को कम करना। ये 2030 हमने अपने 9 अप्रैल का वीडियो नहीं देखा थी, सब जरूर देखिएगा नेट जीरो के बारे में। ये नेट जीरो क्या था इसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया है, इसे आप जरूर देखिएगा। उसके साथ ये टॉपिक आपको और समझने में मदद मिलेगी। दरअसल आपने देखा होगा कि 6 अप्रैल को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जॉन कैरी को विशेष दूत बना करके एशिया और अन्य राष्ट्रों में भेजा गया था नेट जीरो पर भारत को मनाने के लिए, लेकिन भारत के इनकार है। क्यों इनकार किया आप इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस ग्रीन न्यू डील की, तो इसमें मेन गोल क्या क्या है, ग्रीन हाउस गैस को कम करना और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उसी पर पूरे अर्थव्यवस्था को, पूरे देश को संचालित करना। इसके लिए जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना, इंटीग्रेट करना पूरे यूएस में, हाई मिनिमम वेज, इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये तो ओबामा की जो पॉलिसी थी उसमें भी शामिल था। इसके अलावा इसमें जो शामिल किया गया कि 2030 तक गैसोलीन और डीजल व्हीकल को पूरी तरह से ख़त्म करना यहाँ पे, अगर संभव हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। नेक्स्ट है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के बारे में। ये जो एग्रीमेंट है इस प्रकार से टर्म्स जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ किन 2 देशों के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के जो हैं यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट और ऑस्ट्रेलिया के सर्टिफाइड प्रैक्टिस अकाउंट के द्वारा, इन दोनों के बीच यह सहमति हुई है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। इसका उद्देश्य क्या है, दोनों एजेंसियों के बीच कॉर्पोरेट यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलकर के साथ कार्य कर सके, अपने ज्ञान साझा कर सके। बात करें आईसीआई की तो क्या है, यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर कार्य करता है। इसे बनाया गया था 1 जुलाई 1949 को एक एक्ट के द्वारा, चार्टर अकाउंटेंट एक्ट 1949 के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं 1 जुलाई 1949 को इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है मिगुएल डियाज कैनल के बारे में। दरअसल ये क्यूबा के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। यह जो है बहुत बड़ा सुधार है, क्योंकि 1959 से अब तक क्या था कि क्यूबा पर ये जो कास्त्रो परिवार है, फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो का ही एक दबदबा हुआ करता था। ऐसे एक कम्युनिस्ट है, आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ही है, लेकिन एक कास्त्रो परिवार का ही एक दबदबा हुआ करता था। लेकिन ये जो है कास्त्रो, यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर जो है फिदेल कास्त्रो का, और ये है राफेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो जो है 1959 से लेकर के 2011 तक अपने पद पर यानी कि राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए थे। उसके बाद इनके भाई जो है राफेल कास्त्रो यहाँ पर बैठे, और इन्होंने 16 अप्रैल 2021 को इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि ये काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं। जिसके बाद अब बनाया गया मिगुएल डियाज कैनल को। आप समझ सकते हैं, अब अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्यूबा का इतिहास आपने जरूर पढ़ा होगा कि इसका क्या इतिहास रहा है, अमेरिका से क्यों इसकी दुश्मनी, रशिया से क्यों इसकी दोस्ती, क्यों कम्युनिस्ट देश था। पूरे विश्व में आज आधिकारिक तौर पर 5 कम्युनिस्ट नेशन हैं। कौन कौन, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस और क्यूबा, है ना। तो ये 5 देश है ये जो आधिकारिक तौर पर क्या है, एक कम्युनिस्ट नेशन है। बात करें क्यूबा की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबा कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, और नीचे साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज डे के बारे में। आज 21 अप्रैल है और आज ही के दिन सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, दरअसल वर्ष 1947 में आज ही के दिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ये जो 1947 में जो प्रथम बैच आए थे आईएएस या फिर आईएएस बोल सकते हैं उसे, तो उनको संबोधित किया गया था इसी दिन। इसीलिए 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। ये जो संबोधित किया गया था मेटकाफ हाउस जो कि दिल्ली में ही है वहाँ पे। नेक्स्ट है चार्ट के बारे में। इसे मैप के रूप में याद देखिएगा, क्योंकि हुआ क्या है कि जो यहाँ पर गृह जैसी स्थिति है चार्ट में, तो वहाँ पे समझाने के लिए जब वहाँ के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी यहाँ नॉर्थ वाले क्षेत्र में गए, जहाँ पे बोको हराम और इस्लामिक स्टेट के आतंकी यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी यहाँ पे हत्या कर दी। ऐसे जो हत्या का कारण बताया नहीं गया अब तक, लेकिन संभावना यही है कि इनकी हत्या कर दी गई है इद्रिस डेबी की।
तो बात करें चार्ट की तो इसकी आप सीमा देख सकते हैं, लीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, यहाँ पर साउथ सूडान, सूडान और यहाँ पर इजिप्ट नहीं लगती है। तो ये राष्ट्र जो है इसकी सीमा यहाँ से लगती है। ये क्या है, ये विषुवत रेखा है, यानी कि विषुवत रेखा की सीमा चार्ट से नहीं लगती है। ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ये वाली, ये वाइट वाली, इसे साहेल क्षेत्र भी कहा जाता है। ये काफ़ी गरीब वाले मतलब देश है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।